Children, there are many aspects of preparing for your exams. Planning, execution of that planning, your health, your diet, and your final day performance. We will take all these aspects one by one in coming days. But today, I will talk about one aspect only. What is your ISE board paper pattern and the way you should write answers in your board exam to secure above 95% marks in physics. इसके लिए मैंने इस साल के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनाए हैं और एक बोर्ड पेपर के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पेपर सेट किया है। आप इस क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट करिए। आप ऑल्टरनेटिंग करंट तक का सिलेबस रिवाइज करके इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए। आंसर्स लिख कर फिर डिस्कशन पर वापस आइए। डिस्कशन में सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए मैं आपको हर वो बात बताऊंगी जो आपको अपने बोर्ड पेपर में बेहतरीन मार्क्स पाने के लिए जाननी चाहिए। आप पूरे डिस्कशन को 25 मिनट्स के स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए और 25 मिनट्स तक फोकस्ड होकर सॉल्यूशंस को मैच करिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए और उसके बाद ब्रेक लेकर फिर से 25 मिनट्स के लिए डिस्कशन पर आइए। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर को। 15 मिनट्स तक ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए जैसे कि रीडिंग टाइम आपको एग्जाम से पहले दिया जाता है। बोर्ड के पेपर का पैटर्न और जेई या नीट के पेपर का पैटर्न अगर बैक ऑफ द माइंड हो बच्चों, तो दोनों पेपर्स को आप वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड तरीके से तैयार कर सकते हैं और दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। ये बिल्कुल गलत सोचना है कि अगर हमने जेई की प्रिपरेशन की है तो बोर्ड का पेपर हमारा उतना अच्छा नहीं होगा और अगर हम बोर्ड पे फोकस करेंगे तो हमारा जेई या नीट का पेपर अच्छा नहीं होगा। तो बोर्ड का पैटर्न और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसकी हर माइन्यूट डिटेल मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने जो बेस लिया है ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, जिसका ये पहला पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के फॉर्म में मैंने रखा है, लिखा है, बनाया है पिछले 10 से 15 साल के बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए। तो जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लें तो जैसे जैसे हम प्रिपरेशन के एंड की ओर आते हैं हमारी स्टडी ज़्यादा स्पेसिफिक और प्रिसाइज होती चली जानी चाहिए। तो इस पेपर को मैं बेस बनाकर तुमको इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो पॉइंट वाइज बताने जा रही हूँ और इसमें सबसे पहला काम होगा कि हम क्वेश्चन पेपर को ढंग से पॉज करके वीडियो रीड कर लें। 15 मिनट्स का टाइम हमको रीडिंग टाइम मिलता है, तो आप 15 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे स्क्रॉल करिए और क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर जो पहला स्टेप मैं बच्चों को देना चाहूँगी, जैसे रीडिंग टाइम को बच्चे उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये जो रीडिंग टाइम है बेटा, ये तुम्हारी प्रैक्टिस है। जेई या नीट के क्वेश्चन को भी एक बार रीड किया और इतना फोकस होकर रीड किया कि वो हमारे दिमाग में डायग्राम या इमेज के फॉर्म में बनने लगा और क्वेश्चन को रीड करके जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी उसके आंसर को हम सही से लिख पाएंगे या सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है तुम्हारी। इन 15 मिनटों में तुम अपने फोकस को बहुत कंसंट्रेट करो, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ क्वेश्चन को रीड करो और ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है।
हर दिन एक पेपर को रीड करने की प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पेपर पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन दिमाग में बनने की प्रैक्टिस होने लगेगी और इससे तुम्हारा टाइम जो अटेम्प्ट करने का है और सॉल्यूशन को करने का है वो टाइम तुम्हारा कम होता जाएगा और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ो और पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग के ब्लैक बोर्ड पे उसकी इमेज बनने लगे कि क्वेश्चन ने तुमसे क्या कहा। तो क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, विजुलाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 15 मिनट की वीडियो पॉज करके आप 15 मिनट्स का टाइम घड़ी में लगाइए और क्वेश्चन को रीड करिए।
पेपर का पैटर्न क्या है कि इसमें 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. Section A will have 12 questions, each carries 1 mark. 5 will be objective type questions in which you will be given 5 options, and 7 questions will be 1 word or 1 line questions. So 5 multiple choice, and 7 one word or 1 line questions. So total 12 questions of 1 mark. Then section B. Section B will carry 22 marks, 11 questions, each question will be of 2 marks. And here you will have short questions, very short questions, numericals, reasoning questions, formula you may be asked to write. So these type of questions in section B. Section C. But before that, let me tell you, in section A all questions will be compulsory, but in section B you will have 2 internal choices. That means in any 2 questions you will have a choice. Both the questions will be from the same topic, but you will be asked to solve any one out of 2. Like here, question number 3 and question number 5. This is question of magnetic field, and not in question 5. In question 6 you are having a choice, and both the questions are from magnetism. So question number 3 and question number 6 in this paper is having internal choice. Now come to section C. In section C you will have 7 questions and each question will carry 3 marks. So this will be short answer type questions. In this part you may have derivations and numericals. Here also you will have 2 internal choices. For example, in this paper you are having question number 15. Both questions are from current electricity, or you are asked to solve any one of them. So here you are having internal choice in question number 15 and question number 14. Question number 14 is from electrostatics, and both questions are from capacitor, and you are asked to solve any one of the 2. Now come to section D. Section D will have 3 questions, each will have 5 marks. In this part you may have 2 or 3 parts in each question, but the sum of every question will be marks of every question will be 5. In this question paper of half yearly 2021 of my college, the syllabus is up to alternating current, so you can practice these questions after revising electrostatics, then current electricity, then magnetism, and till alternating current. So now we start the question number 1 of section A, and now I am going to tell you how to attempt questions and write your solutions in board exam to score very good marks. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमको बोर्ड के पेपर में आंसर्स कैसे लिखने हैं. तो मेरा पहला पॉइंट था, एक बार मैं फिर रिकॉल करा दूं, 15 मिनट में आपको बहुत फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चंस को रीड करना है, और कोशिश ये करनी है कि आप फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में ही उस क्वेश्चन को विजुलाइज कर सके
और अगर उसमें सॉल्यूशन में कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट, कोई एक स्केलेटन बनना है सॉल्यूशन का, तो वो आपका रीड करते करते बनने लगे और प्रैक्टिस करने से आप इसे बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपकी आज से शुरू हो जानी चाहिए कि आपको 10 से 15 क्वेश्चंस रोज सिर्फ फोकस्ड होकर पढ़ने हैं और आपको देखना है कि आप उसे कितना एक ही बार में पढ़कर विजुलाइज कर पाते हैं और सॉल्यूशन पर डायरेक्टली पहुंच पाते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिस हमारी अब से शुरू हो जानी है। दूसरा पॉइंट है, आंसर लिखने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे मुद्दे पर जो शायद बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, और वो है एक अच्छा पेन। आप पेन से थ्रू आउट द सेशन लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखने से आपकी न सिर्फ स्पीड बढ़ती है, बल्कि जितना आप पेपर पे लिखते हैं, आप ये समझिए कि आप अपनी मेमोरी चिप पर अपने दिमाग में लिख रहे हैं, ग्रूव्स बन रहे हैं जो आप लिख रहे हैं। बच्चे इस बात को बहुत कम समझते हैं कि लिखना याद करने का बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। तो लिखने वाला जो पेन है वो स्मूथ, फ्री फ्लो ऑफ इंक और अच्छी ग्रिप वाला होना चाहिए, और उसे पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए जिससे लिखते समय आपके हाथों में दर्द नहीं हो। तभी आप बहुत देर तक बिना ये रियलाइज़ किए कि मैं बहुत देर से बैठा हूँ और लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं। नहीं तो फोकस और कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होगा। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशंस, क्योंकि मैं स्टेशनरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ और मैं खुद बहुत लिखती हूँ। आफ्टर बीइंग अ टीचर मैं बहुत लिखती हूँ। तो और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं थी एज अ स्टूडेंट। बचपन में मैंने बहुत काम किया है और मेरी मेमोरी पर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या करने से आपकी मेमोरी अच्छी होगी। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सब बच्चे जो अच्छे मार्क्स चाहते हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स में, मेंस, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपको लिखना, हर चीज़ लिख कर याद करो कम से कम 2 से 3 बार। उसके बाद जब आप उसे पढ़ोगे तो भी वो आपकी मेमोरी की ग्रूव्स को गहरा और गहरा करती जाएगी और आप पाओगे कि आप टेंशन में हो, नर्वस हो, तब भी जैसे ही आपने सवाल देखा आपके दिमाग ने वहाँ पर जाकर क्लिक किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे पेन की जो लाजवाब हैं और जिनको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 2 बॉल पेन की। जापानीज़ कंपनी है यूनिबॉल और इसके पेन लाजवाब है। सबसे पहले 2 बॉल पेन जो बेहतरीन है वो है यूनिबॉल सिग्नो। बहुत अच्छी ग्रिप और लिखने में इतना फ्री फ्लोइंग कि बिल्कुल एफर्टलेस राइटिंग है। और पेन को पकड़ने का तरीका है, आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच पेन को इस तरह से रखें और जब आप लिखते हैं तो आपका थंब केवल आपके पेन को मूव कराने में हेल्प करे। अब आप कहेंगे कि मैम इस एज में आकर क्या हम अपने लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा बहुत का प्रॉब्लम्स फेस की थी। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी और बहुत बार टीचर से डांट खाने के बाद मैंने क्लास 11th में अपनी राइटिंग पर काम किया था और उसके बाद आज मेरी राइटिंग बहुत अच्छी कही जाती है। तो ये जो आपको लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी आप कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस आपको 15 दिन के अंदर हो जाएगी। और जब आप इस तरह से लिखोगे तो आपके हाथों में दर्द नहीं होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी।
तो एक बार ध्यान से देखो, मिडिल फिंगर पे पेन को रखो और इंडेक्स फिंगर से आप कंट्रोल करो पेन को, और थंब का काम है आगे बढ़ाना। ठीक, तो ये स्मूथ और बहुत प्रेशराइज करके नहीं लिखो, बहुत स्मूथ पेन है ये। इट्स अ प्लेजर टू राइट विद दिस पेन। ठीक, इसके बाद दूसरा ये है यूनिबॉल का ही जेट स्ट्रीम, और इस पेन की खासियत भी यही है कि ये बहुत स्मूथ लिखता है। हालांकि मुझे यूनिबॉल सिग्नो जितना पसंद है उतना तो ये पसंद नहीं है, फिर भी ये भी बहुत अच्छा लिखता है। तो जिसे थोड़ा फाइन टिप चाहिए वो इन दोनों पेन में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। बहुत प्यारे पेन है। ठीक, तो ये दो बॉल पेन है, और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, ये दो पेन आपको अपने पेंसिल बॉक्स में रेडी रखने चाहिए। दो ब्लू, दो ब्लैक। इसके बाद यूनिबॉल के दो और पेन हैं जो जेल पेन है और बहुत अच्छे हैं। पहला है यूनिबॉल विजन एलीट, इफ आई कैन शो यू। ये भी बहुत स्मूथ लिखता है, लेकिन इसकी जो टिप है वो थोड़ा सा इनसे थिक है। लेकिन इंक बहुत स्मूथली फ्लो करती है, ग्लाइड करती है, बेहतरीन राइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है, और मैं पर्सनली इन सब को बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये एक और पेन है, आप इनमें से अपनी पसंद का पेन अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये है यूनिबॉल का ही एयर माइक्रो, बेहतरीन पेन है, ये भी बहुत स्मूथ लिखता है। ये भी जेल पेन ही कह सकते हैं हम, लेकिन इसकी टिप भी थोड़ी सी मोटी है। आप देख सकते हो कि सही तरीके से पकड़े और सही पेन हो तो लिखना सजा नहीं, मज़ा हो जाता है। तो ये यूनिबॉल के 4 पेन जो बेहतरीन हैं। और इसके बाद ये है पेपर मेट का 0.7 mm की जेल पेन। ये सब अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, और आपको ये स्टेशनरी शॉप्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन अच्छी स्टेशनरी शॉप्स में ही मिल पाएंगे। तो पेपर मेट का ये पेन भी बहुत बढ़िया लिखता है, लेकिन यूनिबॉल की बराबरी बिल्कुल भी नहीं है। यूनिबॉल से लिखते समय एफर्टलेस राइटिंग रहती है, लेकिन फिर भी ये भी अच्छा पेन है। इसके बाद पायलट के 2 पेन, ये आपको किसी भी शॉप पे मिल सकते हैं, बहुत स्मूथ लिखते हैं ये भी। और 0.5 mm का पायलट का, जिनको बहुत फाइन लिखना पसंद है, और 0.7 mm का जो थोड़ा सा थिक लिखना पसंद करते हैं। तो यूनिबॉल जितना तो नहीं, लेकिन इनकी राइटिंग भी काफ़ी एफर्टलेस होती है। तो आपको एक सही पेन चुनना ज़रूरी है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को पेपर पर जब उतारें तो वो आपको 100% रिटर्न दे। और लास्ट में ह्यूज़र जर्मन कंपनी है, इसके पेन भी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। इसके जेल पेन अच्छे हैं, सारे पेन तो नहीं अच्छे हैं, लेकिन इसका जो जेल पेन है 0.5 mm का और 0.7 mm का, वो दोनों ही अच्छे लिखते हैं। तो और ये बजट में भी अच्छे बैठते हैं।
तो ये भी आप ले सकते हो। तो हमने पेन डिसाइड कर लिया और उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी एग्जामिनेशन कॉपी पर। तो हमने ध्यान से पेपर पढ़ा और अपनी चॉइस के क्वेश्चंस पे मार्क कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा पेन है लिखने के लिए, 2 ब्लू 2 ब्लैक। और फिर हमने सबसे पहला काम किया कि जिस कॉपी पे हमें लिखना है, अगर उस पे 2 साइड में इस तरीके से डिवाइडर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चों ध्यान रखो कि लेफ़्ट और राइट में आपको पेज को 2 लाइन से डिवाइड कर लेना है। 2 फ़ायदे हैं इसके। एक, ये आपकी रफ़ काम में काम आएगा। बहुत सारे बच्चे कॉपी के पीछे रफ़ काम करते हो फिर वापस आकर लिखते हैं, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। यहाँ छोटा सा आपने लाइन खींच के पार्ट डिवाइड कर लिया, ये आपको रफ़ वर्क में काम आएगा और ये एग्ज़ामिनर मार्क्स लिखने के लिए भी यूज़ करते हैं। और जब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे रफ़ वर्क करेंगे तो कॉपी करते समय आपको डिजिट्स यहाँ पे वापस ट्रांसफ़र करते समय गलती नहीं होगी। टाइम बचेगा जो आप पेजेस को पलटकर पीछे जाते हैं और बार बार पीछे और आगे पेजेस को आप कम्यूट करते हैं, वो टाइम आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि आपको लाइंस राइट में और लेफ़्ट में दोनों तरफ खींचनी है, लेकिन राइट में जो लाइन खींचेंगे ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे अपने रफ़ और कैलकुलेशन वर्क के लिए भी। अब आ जाते हैं लिखने के तरीके पर। हालांकि ये काम आपका क्लास 1 से, या 1 पे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास 6 से शुरू हो जाना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में पहुँचते पहुँचते ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ऐसे पर एक पूरा पेपर होता है जिसमें सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, आपका एक्सप्रेशन का तरीका देखा जाता है। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि जो सेक्शन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सेक्शन पेज के बीच में रखना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन, आप कोशिश ये करिए, और कोशिश नहीं आप ये करिए कि आप क्वेश्चन के सीक्वेंस को चेंज मत करिए। जितना आप एग्जामिनर को कम स्ट्रगल देंगे, आप ये समझिए कि आपकी करेक्शन उतनी स्मूथ होगी। क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप क्वेश्चन के सीक्वेंस को चेंज करते हैं और मार्क्स इधर उधर रह जाते हैं किसी भी वजह से, तो काउंसिल आपको रिकरेक्शन की सुविधा नहीं देता है। वो सिर्फ कैलकुलेशन और आपके मार्क्स को दोबारा जोड़ता है। वो भी जब आपका रिज़ल्ट आउट होता है तब आपको 1000 या 1500 का एक फ़ीस जमा करनी पड़ती है पर पेपर, और फिर आप अपनी करेक्शन के लिए आप कॉपी को एक बार फिर से रीचेकिंग के लिए नहीं, सिर्फ आपके टोटल को चेक करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको वेट करना पड़ता है फिर से रिज़ल्ट का। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें मार्क्स चाहिए तो हमें हर वो काम करना है जिससे हमारे मार्क्स कहीं रह न जाएं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, कॉपी करेक्शन करने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे मार्क्स हैं तो मुझे सावधान रहना है। ठीक, तो सेक्शन का नाम रखने के बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर को बहुत साफ साफ लिखेंगे और फिर एक लाइन छोड़िए, क्योंकि जब 2 क्वेश्चंस एक में मर्ज हो जाते हैं तब भी कोई क्वेश्चन अनकरेक्टेड रह सकता है। काउंसिल बहुत केयर करता है इस बात की कि ऐसा नहीं हो। जो पूरा पैटर्न है वो काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी आप ऐसी कोशिश करिए कि आप गलतियों की गुंजाइश नहीं रखिए, क्योंकि जिसके नंबर हैं नुकसान उसको होना है। तो हमेशा ये इतना साफ दिखे कि आपने एक लाइन छोड़ी फिर अपना क्वेश्चन शुरू किया। अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है तो आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट के बाद मैंने कहाँ से शुरू किया है, कितना क्लियरली विजिबल है।
तो क्वेश्चन किसी से छूटेगा कैसे। अब आ जाते हैं आंसर लिखने के तरीके पर। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको सिर्फ एक वर्ड है जिस पर नंबर मिलने हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आप सीधे भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेटर है कि आप वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिख दो, जिससे एग्जामिनर को बार बार पेपर देखना नहीं पड़े कि आप किस क्वेश्चन का आंसर है और क्या लिख रहे हो। तो एक लाइन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लिखनी ज़रूरी है, और उसके बाद आपने जो वेक्टर फॉर्म है वो लिखा, और उसके बाद जो सिंबल्स यूज़ किए हैं, ये बच्चों को पता ही नहीं है कि जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो सिंबल्स यूज़ लिखना ज़रूरी है। आप एग्ज़ामिनर के हाथ में ये ऑप्शन रखते हो कि वो मार्क्स दे या नहीं दे, तो हमेशा आप नुकसान में रहोगे। तो आपको ऐसी कोई भी रिस्क नहीं लेनी है कि सामने वाले को मार्क्स न देने का मौका मिले। आप इतना अच्छा काम करो कि सामने वाला आपकी गलती पर भी नंबर काटते हुए दुख महसूस करे। तो पहला काम तो ये हो गया कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और फिर सेकंड पार्ट, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि आप 2 लाइन्स छोड़कर अगला क्वेश्चन करो, जिससे ये 2 क्वेश्चंस एक साथ आए और एक क्वेश्चन जल्दी में अनचेक्ड रह जाए। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स के बाद भी ये गलती हो सकती है एग्जामिनर से, तो आपको सावधान रहना है कि आपके 2 क्वेश्चंस मर्ज ना हो और उसको दिखे कि आपने एक के बाद दूसरा पार्ट यहाँ शुरू किया है। तो देखिए, आपने एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन छोड़ दीजिए। याद रखिए, छोड़िए 2 लाइन्स। आपके 2 क्वेश्चंस बहुत अलग विजिबल होने चाहिए और क्वेश्चन नंबर बहुत अलग विजिबल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि डायपोल मोमेंट P है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और डायपोल रखा हुआ है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 पर टॉर्क का फॉर्मूला लिखकर और फिर मैक्सिमम टॉर्क लिखने में आपको गलती नहीं होगी। आप साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये गलती से आप 0 या 90 में मिक्स नहीं करोगे और सही आंसर लिखोगे। तो साइंटिफिक तरीका क्या है कि पहले हमने वो फॉर्मूला लिखा जिससे हमें आंसर तक पहुंचना है। बॉक्स में करने से आपका जो फॉर्मूला यूज्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है। और उसके बाद थीटा 90 करके हमने, तो जब हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिख के थीटा 90 रखा, तो हमें पता है कि ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू इतनी होगी और किस एंगल पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ड्रॉप है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस्ड है, उसका वेट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है और चार्ज पूछा है। तो यहाँ पर बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि डायग्राम की बहुत इम्पोर्टेंस है। आपने जल्दी से ये डायग्राम बनाया, दोनों फोर्सेस लगाए और उसके बाद आपने कहा कि बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, और इस तरीके से फॉर्मूला Q इज़ इक्वल टू W/E हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे ये मेंशन करना है कि आंसर को इस तरीके से बॉक्स में करके मेंशन कर दो कि ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कहा गया है कि जो गॉसियन सरफेस है वो अगर उसका एरिया डबल कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप देखिए आपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया कि आपने लिखा कि फ्लक्स इज चार्ज enclosed in the Gaussian surface upon epsilon naught. Then flux does not depend upon area, therefore flux will remain unchanged. तो वीडियो पॉज करके एक्चुअली आपको पहले सारे आंसर्स लिख लेने चाहिए
और उसके बाद आप अपने आंसर्स को भी मैच करते जाइए और आपको आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी देखते जाओ, पॉइंट्स समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डाइपोल का पोटेंशियल चार्ज से डिस्टेंस पर, डाइपोल से डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो सबसे पहला काम है कि हम डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर बताएंगे कि पोटेंशियल 1/डिस्टेंस क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और हमने क्योंकि फॉर्मूला यूज़ किया है तो हमको K क्या है, P क्या है और R क्या है ये मेंशन करना ज़रूरी है। ये रूल याद रखो कि जब कभी फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सारे सिंबल्स को एक्सप्लेन करो कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक एक करके बता रही हूँ, लेकिन आपको इनमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखनी है। तो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो कि द गॉसियन सरफेस शुड बी अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, तो आप इसे प्रायोरिटी लेवल पर, प्रायोरिटी बेसिस पे पहले लिख सकते हो। इसके बाद गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पर फील्ड पूछी जा रही है। या आप लिख सकते हो कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिलेक्टेड सच दैट आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the area vector of the surface, or it should be selected such that electric field is uniform throughout the surface so that you can take electric field out of the integration in the Gaussian surface statement, mathematical statement. In the next question they asked you electric field of इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ध्यान रखने जैसा नहीं है। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद K क्या है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्वेश्चन में भी दे रखा है इसीलिए यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। और R क्या है, वायर से P की डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एक डायपोल के किन पॉइंट्स पर डायपोल का पोटेंशियल 0 होता है। तो आपको लिखना है ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उन्होंने लोकस पूछा है, ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोटेंशियल ऑफ डायपोल इज 0। बट यू कैन सी दैट आई प्रेफर्ड एवरीवेयर टू ड्रॉ द डायग्राम। और डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगता है, बट इट मेक्स योर आंसर perfect so that there is no way for anybody to cut your marks. This is the exact way you should attempt your answers. In the next question they asked that if electric field at any point is 0, then what will be nature of the potential? तो देखो सबसे पहला है कि लिखो वो फॉर्मूला जिससे तुम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, एंड देन यू राइट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दिस implies that dv upon dr, that is the change of potential with respect to distance, will be 0.
and that does not mean that potential is zero. That means change of potential is zero. So the answer is that potential will be constant throughout that region where field is zero. So now out of 12 questions of 1 marks, it's the 10th question. इसमें उन्होंने कहा है कि C1 C2 को V से पैरेलल में जोड़ा है, तो इन दोनों का चार्ज किस रेशियो में डिवाइड होगा. तो ऑब्वियसली आपको देखिए यहाँ पर, अगर आपको मान लीजिए ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला सीधे आपको ध्यान आए तो ये बेस्ट है. 1 नंबर का सवाल है, टाइम नहीं जाना चाहिए. लेकिन मान लीजिए आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो बेसिक्स पता होने चाहिए कि अगर 2 कैपेसिटर बैटरी के पैरेलल में हैं तो इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 का सेम होने का मतलब है Q1 अपॉन C1 शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन C2. तो Q1 अपॉन Q2 इज C1 अपॉन C2. अब ये रफ काम मैंने यहीं पर किया और यहाँ आंसर लिख लिया. और अगर मेरे को अच्छे से मैंने रिवाइज किया है 8 बार 10 बार पूरे बुक को, तो फिर, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी बुक को आपने 8 से 10 बार, मैं बहुत जल्दी आपको मेथड की आप प्रिपरेशन कैसे करो, और 2-3 महीने बचे हुए हैं अभी भी, तो आप कैसे अपने प्रिपरेशन को परफेक्ट कर सकते हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप वाकई बहुत खुश हो, और अब जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर आओ तो भी आप बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस करो. तो वो मैं बहुत जल्दी आपको उसके टिप्स भी देने वाली हूँ. तो Q1 Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 बॉक्स में किया आंसर. ठीक. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट स्पीड को पूछा है कि व्हाट इज़ ड्रिफ्ट स्पीड. अब ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. तो इस पेपर में मैंने ज़्यादातर बहुत थॉट प्रोसेस के बाद ये क्वेश्चन पेपर रेडी किया है, जिसमें मैंने, जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन या इस जैसे क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल हैं 10 से 15 साल के जो पैटर्न है बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग. तो ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आप कैसे लिखोगे, जहाँ डेफिनेशन की बात आती है वहाँ बच्चों को मैंने 20 साल से कॉपी करेक्ट करते करते मैंने देखा है, देयर आर वेरी फ्यू, आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर, जिनको डेफिनेशन को सही ढंग से लिखना आता है. इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज एंड यू शुड फॉलो दैट लैंग्वेज. कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड इज अ कांस्टेंट स्पीड. एवरेज स्पीड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये एवरेज उन सब का है. ये कांस्टेंट है, ये एवरेज है. कांस्टेंट एवरेज स्पीड किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की. कहाँ? गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन opposite to electric field which is applied inside a conductor. कांस्टेंट एवरेज स्पीड, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं. गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? विच इज अप्लाइड इनसाइड अ कंडक्टर. सो दैट कांस्टेंट एवरेज स्पीड इज कॉल्ड drift speed. And now section A, last question. In the last question they have given you the question that R1 R2 are filament resistances of two bulbs. One is of 200 watt and other is of 100 watt, and they work with same voltage. So find relation between R1 and R2. अब यहाँ पर उन्होंने जैसे ही सेम वोल्टेज कहा, हमें पता है कि सेम वोल्टेज है, यानी कि V का जिक्र है और पावर का जिक्र है. तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करना है आंसर के लिए. तुरंत हमको समझ में आ गया, पावर का वो फॉर्मूला जिसमें V हो और R हो. तो हम पावर का V² अपॉन R फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो पहला काम है फॉर्मूला यूज्ड लिखकर बॉक्स में कर देना. उसके बाद 2 बल्ब हैं तो दोनों बल्ब का P1 P2 लिख लेना. सेम वोल्टेज कैंसिल हो गया
और P1/P2 आपका आ गया R2/R1 और अब आपको सिर्फ R2/R1 की वैल्यू रखकर P1/P2 की वैल्यू निकाल लेनी है। R2/R1 रखा, R1/R2 अगर आपको चाहिए तो P1/P2 की वैल्यू रखी 100 और 200 और आपका आंसर।